भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां ग्रेजुएट दीदी अनायसा बिहारी की पाठशाला रोजाना शाम 4 बजे से 7 बजे तक विश्वविद्यालय के समीप भूतनाथ मंदिर परिसर में लगती है। खुले आसमान और स्ट्रीट लाइट के बीच स्लम से आए दर्जनों बच्चे प्रतिदिन ग्रेजुएट दीदी से पढ़ने आते हैं। कुछ महीने पहले अनायसा बिहारी भूतनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। पूजा कर जब मंदिर से बाहर निकली तो मंदिर के बाहर प्रसाद लेने के लिए बच्चों की भीड़ जुट गई। बच्चे उस वक्त से ही अपनी टीचर दीदी से काफी नजदीक हो गए। टीचर को जब पता चला कि ये सारे बच्चे स्लम के हैं और उनके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है, इनके माता पिता बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, जिस कारण वो स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते, फिर क्या था, अनायसा बिहारी ने स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का फैसला कर लिया। प्रतिदिन बच्चों की क्लास लेने में लग गई। बच्चों के ग्रेजुएट दीदी अब उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर चुकी अनायसा बिहारी मूल रूप से बांका जिले के ककबारा गांव की रहने वाली है। इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है इन लोग को। तो मैं इसी वजह से मैं इन लोग को पढ़ाना स्टार्ट की। मैं आई, फिर बात की, मैं बोली कि मैं कल से आऊँगी, आप लोग प्लीज़ रहिएगा। फिर ये लोग कुछ बच्चे यहाँ के आसपास के थे वो फिर आने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे लोग आते जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए। फिर उन्होंने बिहार में किडनैपिंग का नया ट्रेंड सामने आया है। बेगूसराय के एक युवक को व्हाट्सएप पर नौकरी के लिए मैसेज भेजा गया। युवक ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया गया। वहाँ युवक को किडनैप कर लिया गया। उसकी पत्नी को कॉल कर 6 लाख की फिरौती मांगी गई। परिवार ने भी घबराकर 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। बेगूसराय के छराही थाना क्षेत्र के डीही गांव के रहने वाले अरविंद कुमार यादव को व्हाट्सएप पर नौकरी का मैसेज भेजा गया। पटना में उसे एक ट्रैक्टर की कंपनी में नौकरी का लालच दिया गया। 22 मई को उसे इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया। वो पटना भी आ गया, लेकिन उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। युवक की पत्नी को किडनैपर्स ने पीटते हुए वीडियो कॉल किया और 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पत्नी ने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए और पति को छोड़ने के लिए कहा। किडनैपर्स नहीं माने और महिला ने पुलिस की मदद दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर औरंगाबाद जिले के पहाड़ चापी मोड़ के जीटी रोड से युवक को छुड़ाया। पुलिस ने कैमूर जिले के आदर्श कुमार, एहसान अंसारी और गया जिले के सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एक पेशेवर गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर इंटरव्यू के लिए अन्य जिले में बुलाकर अपहरण कर फिरौती मांगने का कार्य ये गिरोह करता था। इस गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। किडनैपिंग के लिए जो टाटा इंडिगो कार इस्तेमाल की थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और इन्होंने छौड़ाही का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरविंद कुमार यादव, उसकी यहाँ से किडनैपिंग कर ली थी, ये बोलते हुए कि हम तुम लोग को नौकरी दिलाएंगे। और ये पूरा काम पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें अनुसंधान में ये पता चला है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जॉब इन बिहार करके, जिसमें कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो लोग इस पर रजिस्टर्ड रहते हैं। तो ये तीनों जो किडनैपर हैं ये भी उस ग्रुप पे जुड़े हुए थे। ये लोग वहां से ऐसे लड़कों का नंबर उठाते थे जो लगातार मैसेज डालते रहते थे कि हमें किसी प्रकार की नौकरी चाहिए। इन्होंने छौड़ाही का एक व्यक्ति अरविंद कुमार यादव, उसका नंबर लिया, उसको इन लोगों ने फोन किया और ये बोला कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे। तो जिस व्यक्ति का इन लोगों ने अपहरण किया था उसने बताया कि मैं तो ट्रैक्टर चलाता हूँ, मेरे पास 2 बीघा खेत है। तो इन्होंने कहा कि हम तुमको पटना एयरपोर्ट पे ड्राइवर की नौकरी दिलवा देंगे। और फिर इन्होंने इस व्यक्ति को पटना बुलाया। पटना में बुलाने के बाद इन लोगों ने इसको अपनी गाड़ी पे बैठाया और गाड़ी पे ये बताया कि तुम्हारा इंटरव्यू अब पटना में नहीं, हमने गया में रखवा दिया, तुमको गया चलना होगा। ये लोग वहां पे इसको गया ले गए और गया ले जाने के बाद मानपुर एक जगह है, वहां पे इन लोगों ने उसकी किडनैपिंग कर ली, उसको रस्सी से बांध के एक घर में रख दिया, उसके साथ मारपीट की और फिर इन लोगों ने उसके पत्नी के नंबर पे फोन किया और नंबर पे फोन करने के बाद इन लोगों ने करीब 6 लाख रुपए की फिरौती मांगनी शुरू। सिर्फ बिहार ही नहीं, अरब के देशों में भी लोग हुए शाही लीची के दीवाने। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े लुल्लू मॉल में भी बेची जाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का कमाल सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अब अरब देशों में भी देखने को मिलेगा। अरब देशों के लोग भी अब इस शाही लीची के दीवाने हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर के लीची किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब यहाँ की शाही लीची संयुक्त अरब अमीरात में भेजी जा रही है। वहाँ के मार्केट में इन लीचियों को बेचा जाएगा। इससे बिहार के लीची किसानों को फायदा भी मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा प्लान।
तो बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद अब संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे लोग भी चखेंगे। पहली बार बिहार से करीब 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के शारजाह में शाही लीची भेजी जाएगी। इसकी पहल देश और दुनिया के सबसे बड़े मॉल की कंपनी लुल्लू कर रही है। लुल्लू मॉल के प्रतिनिधियों ने बिहार लीची उत्पादक संघ से संपर्क किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब खाड़ी देशों के शहरों के मॉल में मुजफ्फरपुर की शाही लीची लोग खरीदेंगे और इस शाही लीची का स्वाद चखेंगे। कंपनी की ओर से ट्रायल के तौर पर पहले 1 टन शाही लीची शारजाह भेजी जा रही है। इसको लेकर गुरुवार को लखनऊ से कंपनी के प्रतिनिधि बिहार के बंदरा में लीची के बाग में खरीदारी करने पहुंचे। आपको बता दें कि जिले में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है और हर एक साल 1 लाख टन लीची का उत्पादन होता है। कंपनी के ऑर्डर के अनुसार गुरुवार को मुजफ्फरपुर में शाही लीची पैक होकर बनारस के लिए रवाना हो रही है। फिर बनारस से मुजफ्फरपुर की शाही लीची फ्लाइट की सवारी करेगी। फ्लाइट के जरिए लीची को संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। लुल्लू मॉल के प्रतिनिधि दीपक मिश्रा ने इस पूरे मामले पर बताया कि हमारी इंटरनेशनल टीम के हेड मयूसूफ अली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग आज पहली खेप वाराणसी भेज रहे हैं। यहाँ से ये खेप शारजाह एयरपोर्ट भेजी जाए। एक तरफ जहाँ सीएम नीतीश सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बड़ा दावा किया कि सीएम नीतीश बीजेपी के एक बड़े नेता के संपर्क में है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर छिड़ी बहस में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कूद पड़े हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि एक और नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा में अपने पार्टी के एमपी हरिवंश को उपसभापति बनाकर रखे हुए हैं। उनके जरिए भाजपा से नीतीश कुमार संपर्क बनाए हुए हैं और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक न हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, न पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, न पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। शादी रचा, ससुराल भी आई, सबको खीर भी बना के खिलाई और फिर आधी रात को सब लूट कर ले गए। लुटेरी दुल्हन से जरा हो जाइए सावधान, शादी के बाद सब लूट कर हो रही है फरार। जरा देखिए इस नए नवेले दूल्हे को, जो अपने पत्नी के नाम का हाथों में मेहंदी लगाए बैठा था, शादी भी कर चुका था, दूल्हे की दुल्हन भी घर आ गई थी। दूल्हे के हाथ से अभी मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था। घर में सब नई दुल्हन के आने पर खुश थे, चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था। तभी सुबह सुबह सबके होश उड़ गए, जब घर से सारे जेवरात और पैसे नई नवेली दुल्हन लेकर फरार हो गई। बेचारा कल का ब्याह दूल्हा अभी तो पत्नी के साथ घर बसाने का रात में सपना ही देख रहा था कि सुबह सुबह वो सपना ही टूट गया। शादी कर ससुराल पहुंची नवविवाहिता शादी के अगले ही दिन प्रेम प्रसंग में रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर थाने पहुंचा पीड़ित पति अपने हाथों की मेहंदी दिखाता रहा और रात की बीती घटना को बताता रहा। क्या कुछ कह रहा है पीड़ित पति, सबसे पहले आप वो सुनिए। पूरा हिंदू रीति रिवाज के तहत मेरी शादी हुई और 21 को शादी हुई और 22 तारीख को हम लड़की को लेके अपने घर आए और उसी रात लड़की लगभग 2:15 बजे के लगभग अपने प्रेमी के संग वो फरार हो गई और कुछ नकदी और जेवरात लेके वो फरार हो गई। बस इसके बाद नकदी लगभग 1,40,000 की लगभग। जेवरात जो हम दिए थे 5 भर वो था और जो गिफ्ट वगैरह पड़ा था वो सब लेके भाग गई। गिफ्ट में भी अच्छा सोना पड़ा था, 2 भर से ऊपर 3 भर के लगभग था। प्रेमी को जानते हैं? प्रेमी को हम जानते तब तो हम शादी नहीं करते। हाँ, और वो सारा बात जानती थी, फिर भी वो उसके माता पिता ने हमसे
शादी करवा दिया। लड़की के भागने के बाद फिर आपने क्या किया, प्रोसेस किया आगे? हमने भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई, फिर अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है हम कर रहे हैं। लड़की कहाँ है, बरामद हो गई? लड़की बरामद हो गई है वहीं भवानीपुर ओपी में, वहाँ से फिर यहाँ लाया गया है। बरामद कल हुआ है। लड़का भी पकड़ाया? लड़का नहीं पकड़ाया है, लड़की सिर्फ पकड़ाई। बरामद हुआ है? सामान भी बरामद हुआ? नहीं, सामान नहीं है उसके पास। जैसा हमको पता चला कि सामान अभी उसके पास नहीं। बातचीत हुई है? किसका? लड़की का हमसे बातचीत नहीं हुई। ये जो शादी हुई 21 तारीख को 22 को चली गई, उसमें आप लोग पता नहीं किए थे घर वालों से क्या संबंध है? नहीं, पहले तो पता चला कि हम तो कभी बात नहीं की लड़की से, लेकिन जो मीडिएटर था और मेरी मम्मी में कभी कभी बात करती थी, 10 दिन 15 दिन में कभी कभी बात करती थी, और इतने अच्छे से बात करती थी कि लगती नहीं थी कि ये मतलब फ्रॉड है। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करती थी। और जिस दिन आई घर तो उस दिन तो हमसे बात जरा सा भी नहीं की, और मेरे भगिनी सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। हाँ, खाती पीती थी बढ़िया से, और पता नहीं चला कि मतलब किस समय दिन में भागी है? रात में 2 बजे रात आए आप कितने बजे? कहाँ घर? हम 7 बजे सुबह आए। अच्छा, दिन भर रही? दिन भर रही अच्छे से। सारा जो विध व्यवहार होता है हिंदू रीति रिवाज में सारा बढ़िया से हुआ। उसके बाद रात में जो है ना वो कुछ खीर वगैरह सब खाई हुई। उसके बाद फिर जब हम गए सोने के लिए तो बोला कि नहीं, जब तक हाथ में कंगन है तब तक जो है ना हम नहीं सोएंगे। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। अब तक देश के अंदर में आजादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजनीतिक कलंक लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए कि पंडित नेहरू को उसमें याद किया जाता, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो केवल मोदी का इतिहास रहे। इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। और अब तो न्यायपालिका का भी आप दायित्व ले रहे हैं। दंड देने का प्रावधान है कि दंड देना है पार्लियामेंट के अंदर। ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है।